नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपके सामने मुखातिब हूँ एक नए विषय को लेकर। आज रविवार है और रविवार को हम एक पुस्तक पर चर्चा करते हैं। इस बार हम इस पुस्तक पर चर्चा करेंगे समता संवाद। ये पुस्तक, ऐसे तो इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली हम जो संवाद करते थे, हर 15 दिन में एक संवाद करते हैं हम और विभिन्न विषयों पर करते हैं, उसका ये एक संकलन है। 2 साल का संकलन है और इसका पीछे का हिस्सा भी मैं बताता हूँ आपको। ये इसके पीछे का हिस्सा है, एक फ़ोटो है। बहुत ही जनसत्ता के संपादक रहे हैं और जयपुर जर्नलिज्म जो यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर भी रहे हैं, ओम थानवी साहब। वो हमारे यहाँ एक बार आए थे, उनके साथ संवाद था, तो उसमें उस संवाद को हमने रिकॉर्ड किया और उसका ये चित्र है। तो ये सब दिखाने के बाद मैं सोच रहा था कि इसकी विषय वस्तु पढ़ूं या फिर इस पुस्तक की समीक्षा लिखी है हमारे मित्र दिनेश माली ने। उसको हमने प्रकाशित किया है महावीर समता संदेश में। उसका एक चित्र मैं आपको बताता हूँ। ये उसका चित्र है और है ना, तो इसको मैं उन्होंने लिखी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी बीच बीच में से पढ़ के आपको सुनाता हूँ। दिनेश कुमार माली। समय की नब्ज टटोलते समता संवाद, सभी समस्याओं का हल संवाद से ही संभव है। ये हमारा थीम वाक्य है। और इस देश में असमानता के विरुद्ध समता हेतु उदयपुर राजस्थान से प्रकाशित युगांतकारी संकल्पबद्ध अखबार महावीर समता संदेश के प्रधान संपादक, समाजवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक और प्रचारक श्री हिम्मत सेठ द्वारा संपादित पुस्तक समता संवाद पढ़ने का अवसर मुझे मेरी जन्मभूमि सिरोही राजसमंद से तालचर उड़ीसा की अद्यतन दीर्घ यात्रा के दौरान मिला। 1.5 दशक पूर्व में हिम्मत सेठ जी से मिला था उनके आवास पर हिंदी के प्रख्यात कवि श्री नंद चतुर्वेदी जी से एक समय सौजन्य मूल्य भेंट के दौरान बातचीत से पता चला कि वे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में ट्रेड यूनियन में थे और श्रमिकों के हितार्थ किए गए आंदोलन की वजह से उन्हें प्रबंधन ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, यहीं से शुरू होती है उनकी अपनी लड़ाई और जीवन संघर्ष। ये भी गांधी द्वारा तरीके से और दुर्दिनों के थपेड़े खाते खाते उनका चिंतन व्यापक होता चला जाता है। समाज के मजदूरों धनिकों के बीच की खाई बांटने हेतु राम मनोहर लोहिया की विचारधारा और सिद्धांत उन्हें आकर्षित करते हैं। यद्यपि सुबह शाम उनके चिंतन में महावीर, गांधी, बुद्ध और राम मनोहर लोहिया जैसे महापुरुष छाने लगते हैं। अगर लोहिया जी के प्रति ज़्यादा लगाव होने के कारण
उन्हें पक्का लोहियावादी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त उनके अपने स्वतंत्र चिंतन की झलक उनके अखबार महावीर समता संदेश में देखने को मिलती है, और साथ ही साथ उनमें संपादकीय और आलेख छपते हैं। उन्हें पढ़कर ये कहा जा सकता है कि वे समाज के वर्तमान व्यवस्था की सुधारना चाहते हैं। सरकार चाहे कोई भी क्यों न हो, उनकी त्रुटियों पर जनता क्या चाहती है और हमारा समाज कैसा होना चाहिए, उस पर विचार निर्भीक होकर छापते हैं। आज उनका ये अखबार सिल्वर जुबली पार कर चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आज़ादी विचारधारा के लगा दिया। ये तो फालतू की बातें थी। इसी अखबार का उत्पाद है समता संवाद की दीर्घ श्रृंखला, जो जन संवाद का अभिनव रूप है। अखबार में समान विचार वाले लोगों को जोड़ा और देश दुनिया की हालत पर विमर्श करने के लिए बड़ी बड़ी हस्ती जैसे कई प्रोफेसर, कई नेता, कई कार्यकर्ता, कई लेखक और कई लेखिकाएं जुड़ती चली गई। एक कारवा बनकर एक बुझ रहे आंदोलन को फिर से चिंगारी देने के लिए। संवाद पाक्षिक होता है। इस समूह के सदस्यों के किसी न किसी के घर में एक साल के लगभग 24 विषय पर चर्चा होती है, तो 2 साल में 48 विषय पर चर्चा की जा सकती है। समकालीन विषयों पर, न केवल राजनीतिक प्रसंगों पर, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और महापुरुषों के जीवन प्रसंगों पर आधारित समाजशास्त्रीय विश्वविद्यालयों में भले ही पढ़ाया जाए, मगर सच्चा समाजशास्त्र इससे बढ़कर क्या होगा कि हमारे देश की विभिन्न घटकों वाली जनता जनार्दन का क्या गुजर रही है, जैसे अब अपने समाज की रूपरेखा कैसी होगी, ये सब जनता के साथ संवाद करके ही जाना जा सकता है। लोहिया जी की तरह समता संवाद की पूरी टीम ये चाहती है कि भारतीय समाज में समानता और गरीबी अमीर की बीच की जो खाई दिखाई दे रही है पाटी जाए। यहाँ तक कि लिंग भेद, जाति भेद, रंग भेद आधार पर, भौगोलिक आधार पर, अस्त्रों के आधार पर या सरकार के संबंधों के मर्यादा टूटने पर जो असमानता समाज में पनपती है, वही तो खतरा है। खतरा आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अगर ये भेद बढ़ता गया तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश के गृह युद्ध होगा या अनवरत आंतरिक कलह चलने की वजह से समाज का ढांचा चरमरा कर टूट जाएगा। समता संवाद पुस्तक में जिन विषयों पर चर्चा की गई है, उनमें देश के बड़े बड़े विद्वान शामिल हैं जिन्हें अपने विषय का आधिकारिक ज्ञान है। सभी संवादों को सरसरी दृष्टि से पढ़ने के बाद मन में एक कल्पना उठती है कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में संवादकर्ता समाज में राजनीतिक व्यवस्था से जूझते हुए सत्य का अन्वेषण करना चाहते हैं। देश की सरकारों के साथ उलझकर आने वाली पीढ़ी की सुख शांति के लिए मार्ग की तलाश कर रहे हैं। वे लोहिया की याद करते हैं, महात्मा गांधी की अहिंसा की बातें करते हैं, सरदार भगत सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी, अवतार सिंह पाश, जयप्रकाश आदि का स्मरण करते हैं। पर्यावरण रक्षा के लिए तड़प उठते हैं और महापुरुषों द्वारा दिखाए गए रास्तों पर सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से सरकार द्वारा
घोषित नोटबंदी, जनजीवन पर प्रभाव, युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी, बिजली कंपनियों द्वारा बिजली दर की बढ़ोतरी क्यों हुई पर विमर्श करते हैं। तो उधर सामाजिक दृष्टिकोण से यह सवाल दागना भी नहीं भूलते कि क्या कानून महिलाओं को सशक्तिकरण कर सकता है, या यही नहीं, अगर भारत में विदेशी पूंजी का निवेश हुआ तो क्या दूरगामी परिणाम रहेंगे। क्या आधुनिक युग में महावीर दर्शन, अहिंसा, परिग्रह और बंधुत्व की सच में कोई सार्थकता है। उनके संवाद कभी धर्म आध्यात्म की ओर मुड़ते हैं तो कभी विज्ञान, समाजवाद एवं संस्कृति और कभी कभी दोनों विज्ञान और चमत्कार एक साथ साथ धरती के बुखार का कैसे हो इलाज आदि विषयों पर आलोचना करते हैं। इन विद्वानों के बीच अगर ऐतिहासिक चर्चा न हो तो फिर संवाद कैसा। साहित्य में भी समता के सूत्र खोजते हैं, तभी तो उनके विमर्श का विषय होता है मुंशी प्रेमचंद और वर्तमान समाज। इसी तरह जनार्दन राय नागर की विरासत कैसे पीछे रह सकती है। हिम्मत जी श्रमिकों के नेता रह चुके हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी जीवन शैली, इसलिए पूंजीवाद व्यवस्था के उनके जीवन में 7वें वेतन आयोग का समाज पर प्रभाव, राजनीतिक बदलाव, केंद्रीय बजट, समाजवाद के सम्मुख चुनौतियां और समाधान आदि ज्वलंत मुद्दों का पर भी विमर्श करते हैं। पारंपरिक चिकित्सा परामर्श, स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्यवर्धक भोजन, खेती और ज़मीन की राजनीति को के अतिरिक्त अगर अगस्त क्रांति दिवस पर भी उनकी नज़र होती है। इस पुस्तक की प्रस्तावना में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के पूर्व विभाग का अध्यक्ष प्रोफेसर नरेश कुमार भार्गव लिखते हैं कि जब तक जनता में पारस्परिक संवाद नहीं होगा तब तक सरकार की नीतियों का सही खुलासा नहीं किया जा सकता है। कोई ज़माना था जो लोग गांवों और चौपालों में उपनिवेश के अति विस्तार पर सामाजिक संवाद किया करते थे। एक तरह यह मान लिया जाता है कि सारे जन संवाद लोकतंत्र की इकाई है और किसी भी व्यक्ति के विशेष की उन्नति के समाज की उन्नति नहीं कहा जा सकता। जब तक कि समाज के सामूहिक उन्नति न हो, आजकल सार्वजनिक संवादों का दायरा धीरे धीरे संकुचित अवस्था में जा पहुंचा है और क्षीण और यह समय दूर नहीं कि जब वह लुप्त हो जाएगा। फेसबुक पर भले ही संवाद होता है मगर उसका स्तर उत्कृष्ट कोटि का वैचारिक मंथन नहीं होता है। कोई भी सरकार के खिलाफ बात करना नहीं चाहता क्योंकि हो सकता है आपको उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े। जबकि होना ये चाहिए कि सरकारी नीतियों पर जितना वैचारिक मंथन होगा उतना ही उसका ज़्यादा फैलाव होगा, उतनी ही सार्थक नीति बनेगी। राम मनोहर लोहिया जी का मानना था कि राजनीति और सत्ता का आधार बौद्धिक संवाद ही तो है। अगर समाज में निर्भीक प्रजातांत्रिक
संवाद को महत्व दिया जाए तो वे समाज के लिए अवश्य परिवर्तनशील और उपयोगी सिद्ध होंगे। लोहिया जी के बारे में मैंने पूर्व में बहुत बड़ा लेख लिखा था। शतायु लोहिया मेरी दृष्टि में शीर्षक थे, लेकिन इन पुस्तक में जब मैं प्रोफेसर N.K. भार्गव, डॉक्टर हेमेंद्र चंडालिया, प्रोफेसर V.B. सिंह, प्रोफेसर कंठालिया, पीयूष जोशी, हिम्मत सेठ, शांति भंडारी, मंसूर अली, सुशील दशोरा, अर्जुन देथा, प्रेमचंद जैन, सीमा सोनी, श्याम सुंदर नंदवाना, राजेश सिंघवी, अब्दुल रशीद, महेश शर्मा, मोहन चौधरी, सतीश भटनागर, शंकरलाल चौधरी, रोशन सेठ, येवती कुमार बोलिया, सोनलाल रेगर, शैलेंद्र भाटी, महिपाल सिंह चौहान, लहर सिंह छाजेड़, सुरेश गोयल, डॉक्टर सुधा चौधरी, प्रमोद सिंह नेगी, BL सुहाल का, डॉक्टर KS मोगरा, नरेश डांगी, अन्य विद्वानों के विचारों को पढ़ता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि विद्वान समाज के प्रति अपनी सार्थक भूमिका अदा कर रहे हैं। जनता को जागृत करते हैं कि अगर बिजली कंपनियां बिजली दर की वृद्धि करेगी तो क्या जनता के साथ धोखा नहीं होगा। इस वृद्धि के पीछे ऐसे क्या कारण है कि सरकार बिजली और दर बढ़ाना चाहती है। अगर उद्योगों के लिए बिजली की दर बढ़ाते हैं तो बात समझ में आती है, मगर आप जनता के लिए यह वृद्धि एक प्रकार के सामान्य समाज पर कुठराघात है। महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे कि मैं सभी का उदय चाहता हूँ। अगले संवाद में भारत में विदेशी पूंजी पर निवेश से क्या प्रभाव होंगे विषय पर चर्चा करते हुए कि जिससे पहले विदेशियों से कर्ज लेकर के विकास कार्य को बातें करते थे, फिर उदारीकरण हुआ तो विदेश के लोग और उनकी पूंजी यहाँ आना शुरू हुई। हम हमारे प्राकृतिक साधनों के अत्यधिक दोहन करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या खाक छोड़कर जाएंगे। आवश्यकता से अधिक दोहन करना अच्छी बात नहीं है, अन्यथा हमारी पीढ़ियों को विदेशियों पर निर्भर करना पड़ेगा और उनके लिए हम फिर से गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। धर्म, अध्यात्म, विज्ञान एवं संस्कृति के अंतर संबंध पर संवाद होता है और सुधा चौधरी कहती है आध्यात्म और धर्म को हमने एक मानकर बहुत बड़ी गलती की है। आध्यात्म और धर्म कभी भी एक नहीं हो सकते। धर्म में चेतना को महत्व दिया गया है, जिसमें मनुष्य तर्क शक्ति के आधार पर अलौकिकता के बारे में सोचता है, जबकि विज्ञान पदार्थ केंद्रित वैश्विक दृष्टिकोण है, तो जिसका आधार तथ्य, अनुभव, प्रयोग, अनुसंधान, निरीक्षण आदि होता है। हमें अपने धर्म ग्रंथों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। उनकी अवधारणाओं पर गहन समीक्षा होनी चाहिए। ये निष्कर्ष संवाद में उभर कर आते हैं। अहिंसा, अपरिग्रह और बंधुत्व पर भी संवाद करते हैं। स्कूली बच्चों का
कत्ल करना, फ्रांस की क्रांति के मूल मंत्र लिबर्टी, इक्वलिटी एंड और फ्रेटर्निटी आदि प्रमुख हैं। तकनीक ने मनुष्य जीवन में शांति नहीं लाई, सबसे ज़्यादा हिंसा ही फैलाई है। हथियारों का निर्माण, प्रकृति की दोहन, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा और भौतिक प्रवृत्तियों में हिंसा और आतंकवाद से युद्ध वृद्धि ही हुई है। सारी समस्याओं के मूल जड़ पूंजीवाद है। आतंकवाद का दूसरा रूप, अगर हम अपरिग्रह का पालन करते हैं तो शायद हिंसा रोकी जा सकती है। आज हमारे समाज में आर्य, आदिवासी, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी धर्मों का बहुत ज़्यादा गालमेल हो गया है। इसलिए धर्म से अलग ऊपर उठकर सोचना ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। कट्टर राष्ट्रवाद अगर किसी राष्ट्र को सुपर पावर बना सकता है, मगर शानदार दुनिया नहीं। हिंसा ही बढ़ेगी। आधुनिक हथियारों की खोज से महावीर व जैन के सिद्धांतों, संदेशों को हम मानते कहाँ हैं। फ्रांस की क्रांति, चीन की क्रांति का इतिहास गवाह है। चीन में तो व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन जहाँ और भ्रष्टाचार के लिए लिप्त पाए गए हैं। महात्मा गांधी और अहिंसा संवाद में महात्मा गांधी के जीवन को सामने रखकर विज्ञान मंडली कहती है कि विश्व को शांति की ज़रूरत है। 300-400 साल में हमने प्रकृति का हद से ज़्यादा दोहन किया और परिणाम यह है कि आज हम विनाश के कगार पर खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी देश युद्ध बर्दाश्त नहीं कर सकता। विश्व में तेज़ी से असमानता बढ़ी है। विश्व की 86% संपत्ति पर 15% लोगों का कब्जा है और विकास का यही ट्रेंड रहा तो विश्व की 99% संपत्ति पर 1% लोगों का कब्जा हो जाएगा। इससे व्यवस्था में हिंसा बढ़ेगी। प्रोफेसर भार्गव आधुनिक इतिहासकार रामचंद्र गुहा की पुस्तक विश्व हैव द कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी एंड मैकरा ऑफ मॉडर्न इंडिया का हवाला देते हुए कहते हैं कि लोहिया और भगत सिंह दोनों का संघर्ष वैचारिक था, मगर दोनों व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते थे। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के अंग्रेजी के प्रोफेसर हेमेंद्र चंडालिया, पंजाब के क्रांतिकारी अवतार सिंह पाश और बलिदान का उल्लेख करते हैं। कहते हैं कि दक्षिणपंथी ताकतों ने उन्होंने चुनौती दी। इस बजट में खालिस्तानी आतंकवादियों ने उन्हें इस वजह से खालिस्तानी आतंकवादियों ने उन्हें मार दिया।
शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के बाद का परिदृश्य विषय पर संवाद करते हैं। इस तरह से बहुत सारे विषयों पर संवाद करते हैं और मैं उस संवाद जिन पे किए हैं, ये समीक्षा मैंने थोड़ी सी आपको पढ़ के सुनाई। बहुत लंबी है इसलिए मैं उसको पूरी नहीं पढ़ रहा हूँ, काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो। लेकिन मैं ये इस पुस्तक से 2-3 बातें जो निकल के आती है वो ये है कि एक तो ये अपने समय का इतिहास बनता है, दूसरी हमारी सोच क्या है और सरकारें क्या करना चाहती है और जनता क्या चाहती है, इसके ऊपर जो संवाद हुए हैं वो संवाद स्थिति को बेहतर समझने में काम आते हैं। तो इसलिए ये पुस्तक प्रकाशित की गई। हर महीने के 2 संवाद हम करते थे, उसके बीच में और भी कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं जो उसके साथ जोड़ देते थे। तो ये उसका हमने 2 साल का ये कलेक्शन किया है और इस वीडियो को काफ़ी लंबा हो गया है ये वीडियो, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। अधूरा सा रह गया लगता है मुझे, लेकिन जो भी है अब इसको तो समाप्त तो करना ही पड़ेगा। युवाओं में बढ़ती बेरोज़गारी पर भी एक संवाद किया है हमने। सत्याग्रह, प्रतिरोध की चेतना और महात्मा गांधी पे भी एक संवाद है और इसी तरह से पारंपरिक चिकित्सा पर भी है, सरकार द्वारा घोषित नोटबंदी पर भी है, स्वास्थ्यवर्धक भोजन पर भी है, भारत की विदेश नीति तथा पड़ोसी देशों पर का संबंध, इन सब पे जो संवाद किए हैं उनके बहुत अच्छे परिणाम भी हैं। 7वें वेतन आयोग पर भी चर्चा की है हम लोगों ने, दरअसल ये दिनेश माली ने इसकी बहुत विस्तृत चर्चा की है। बेहतर ये है कि उस किताब को पढ़ा जाए और मैं सजेस्ट करता हूँ कि उस किताब को पढ़ने के लिए। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और समाप्त करने के पहले मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, दिल खोल कर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये अगर आपको अच्छे लग रहे हो वीडियो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और इसके ऊपर अपना सुझाव दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहतर करने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय भारत। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।